हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हम जीवाणु में पोषण पढ़ रहे थे। तो पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी में ये प्रकाश संश्लेषी भी थे और रसायन संश्लेषी भी थे। आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परपोषी जीवाणुओं के बारे में। ठीक है, तो अधिकांश जीवाणुओं में अधिकांश जीवाणुओं में जो क्लोरोफिल के समान वर्णक बैक्टीरियो परप्यूरिन नहीं होता है, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तो वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये प्रकृति में बहुत संख्या में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे परपोषी जीवाणु हैं जो मनुष्य के जीवन में भी बहुत प्रभाव डालते हैं, जैसे हमारा दूध से दही बनना है ना, एंटीबायोटिक के निर्माण में। ठीक है, इन सब में भी बैक्टीरिया का काम आता है। तो इन्हें तीन भागों में, परपोषी जो जीवाणु हैं इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन से? परजीवी, पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला परजीवी, दूसरा हमारा मृतोपजीवी और तीसरा हमारा सहजीवी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परजीवी। ठीक है, अब मुझे परपोषी के बारे में लिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो क्लास में परपोषी लिखा भी था। एक बार मैं आपको फिर से बता भी दिया मैंने। ठीक है, ठीक, जो अपना भोजन नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित होते हैं उन्हें हम परपोषी बोलते हैं। ठीक है, परपोषी जीवाणु बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला परजीवी ऐसे जीवाणु जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, ठीक है, निर्भर करते हैं। ठीक है, परजीवी हम किसे कहेंगे? ऐसे जीवाणु जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर परजीवी के रूप में निर्भर रहते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं और ये रोग फैलाते हैं। ठीक है, तो परजीवी में लिखेंगे ये जीवाणु भोजन के लिए अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में निर्भर करते हैं तथा रोग फैलाते हैं, जैसे मनुष्यों में टाइफाइड, टिटनेस, तपेदिक, निमोनिया आदि। ठीक है, ठीक, ये दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और रोग फैलाते हैं। मनुष्यों में ये जो सारे टाइफाइड है, टिटनेस है, तपेदिक है, निमोनिया है, ये सब किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से? जो परजीवी बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा है हमारा मृतोपजीवी। सेप्रोसाइट, साइट नहीं, फाइट, सेप्रोफाइट। ठीक
ठीक है, मृतोपजीवी को क्या हम कहते हैं? सैप्रोफाइट। सैप्रोसाइट ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे सड़े गले पदार्थ हो गया, खाद्य पदार्थ हो गए, फल, मुरब्बे, अचार, रोटी, गोबर आदि। ठीक है, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। लिखेंगे ये मृत ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण जैसे सड़े गले पदार्थ हो गए, आपके भोजन की जो खाने के सामान हो गए उनसे, खाद्य पदार्थ से। ठीक है, फल, मुरब्बे, अचार, रोटी, गोबर आदि से। ठीक है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब तीसरा है हमारा सहजीवी। तीसरा है हमारा सहजीवी। सहजीवी सिम्बायोटिक। ऐसे जीवाणु, ठीक है, जो किसी पादप में या जंतुओं के साथ साथ रहते, मतलब साथ में रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये ना जो एक दलहनी पौधा होता है, मतलब जो दाल वाले पौधे होते हैं उनके जड़ों में रहता है ये। ठीक, और ये कहते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन क्या होता है, पौधे की वृद्धि के लिए बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और पादपों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, इसके बदले में पादप से इसको क्या मिलता है? पादप से इसे रहने के लिए जगह और पोषण मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु जो दाल वाले पौधे होते हैं उनको वायुमंडल की नाइट्रोजन को तोड़कर उनको कहते हैं, उनका उसका यौगिकीकरण करके उसको लाभ पहुंचाता है और उसके बदले में इसे वहाँ पर रहने की जगह और पोषण मिलता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कुछ जीवाणु दूसरे पादपों व जंतुओं के साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसे ही सहजीवन कहते हैं। इस प्रकार से रहने दोनों
जीवों को सहजीवी कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो सहजीवी हम किसे कहते हैं? जो दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसे या सहजीवन कहते हैं और इस प्रकार के जीवों को सहजीवी कहते हैं। जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, ये इसका पूरा नाम है राइजोबियम का, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, नामक जीवाणु दलहनी हम किसे बोलते हैं? दाल वाले पौधों को बोलते हैं। दलहनी पादपों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, तो जो राइजोबियम जीवाणु है वो कहाँ रहते हैं? दलहनी पादपों की जड़ों में। ठीक है, और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके, ठीक है, पादपों को लाभ पहुंचाते हैं और उसके बदले में पादप से इन्हें स्थान व पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं और नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिकीकरण करके उसको लाभ पहुंचाता है और उसके बदले में उससे पौधे से रहने का स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों साथ साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक, तो आपका ये सहजीवी भी कंप्लीट हो गया। तो परपोषी में हमने 3 देखे, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। ठीक है, तो पोषण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। परपोषी में परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोनेरा जगत में सबसे अधिक पोषण विधि पाई जाती है। ये आपका क्वेश्चन में पूछता भी है कि कौन से जगत में सबसे अधिक पोषण विधि पाई जाती है, तो मोनेरा जगत में। ठीक है, तो जीवाणुओं में पोषण, आपकी ये हेडिंग कंप्लीट हो गई। अगली हेडिंग है हमारी जीवाणुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जनन लास्ट वीडियो क्लास में, मतलब मैंने पिछले भी आपको बताया है, लास्ट वीडियो क्लास में नहीं बताया लेकिन हम पिछले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जनन किसे कहते हैं। जनन अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। और जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं वो सभी अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं? जनन के द्वारा करते हैं। तो जीवाणु भी अपनी संख्या में वृद्धि किसके द्वारा करते हैं? जनन के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो जो जीवाणुओं में जनन मुख्य रूप से वृद्धि, जिसे हम कायिक बोलते हैं, कायिक जनन, मतलब जीवाणुओं में कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। ठीक, लेकिन लैंगिक जनन जैसी घटना होती है जिसे हम आनुवंशिक पुनर्योजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें सत्य लैंगिक जनन नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, सत्य लैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन जैसी घटना होती है जिसे हम आनुवंशिक पुनर्योजन बोलते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? ठीक है, जनन हमारा 2 प्रकार का होता है, सभी को पता है। अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में हमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। ठीक है, नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, 2 नर और मादा युग्मक के मिलने से जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, बस इनका जो डीएनए होता है, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु से जाकर मिलता है। ठीक है,
जैसे एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, तो यहाँ पर भी एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिलता है, इसलिए इसे बोलते हैं कि यहाँ पर लैंगिक जनन जैसी घटना होती है पर सत्य लैंगिक जनन नहीं होता। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पुनर्योजन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूज क्लियर हो गया होगा कि इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, लेकिन लैंगिक जनन जैसी घटना होती है उसे हम लोग आनुवंशिक पुनर्योजन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जीवाणुओं में जनन मुख्य रूप से वर्धी, ठीक है, जिसे हम कायिक बोलते हैं, वर्धी या कायिक तथा अलैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। जीवाणुओं में सत्य लैंगिक जनन नहीं होता, लेकिन लैंगिक जनन के समान एक घटना होती है जिसे हम आनुवंशिक पुनर्योजन, ठीक है, अर्थात आनुवंशिक पुनर्योजन अर्थात आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय होता है। ठीक है, इनमें सत्य लैंगिक जनन नहीं होता, लेकिन लैंगिक जनन के समान। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है? नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु से मिलता है, जिसे हम आनुवंशिक पुनर्योजन कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय। ठीक है, मतलब एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु से जाकर मिलता है, तो इसे ही हम बोलते हैं आनुवंशिक पुनर्योजन। ठीक है, तो जीवाणुओं में 3 प्रकार से जनन होता है, कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, और इसमें सत्य लैंगिक जनन नहीं होता। उसकी जगह में क्या होता है? आनुवंशिक पुनर्योजन की घटना होती है। ठीक है, क्लियर? अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कायिक या वर्धी जनन। पहला है हमारा कायिक जनन। कायिक जनन या वर्धी जनन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जीवाणुओं में विखंडन तथा मुकुलन द्वारा कायिक जनन होता है। विखंडन यानी बाइनरी फिजन और मुकुलन बडिंग। ठीक है, तो जीवाणुओं में विखंडन तथा मुकुलन द्वारा कायिक जनन होता है। लिखेंगे जीवाणुओं में
विखंडन तथा मुकुलन द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे द्विविखंडन द्वारा, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, जब जीवाणु अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है, जब जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों में आ जाता है तो ये अपने आकार को बढ़ाता है। ठीक है, जब जीवाणु अनुकूल परिस्थिति में आ जाता है तो ये क्या करता है, अपनी कोशिका को बढ़ाता है। ठीक है, अपनी कोशिका को जब ये बढ़ाता है, ठीक है, तो इसका जो डीएनए है, ठीक है, सबसे पहले इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है, यानी इसका जो डीएनए है 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, 1 से 2 होने के बाद फिर धीरे धीरे इसके जो बीच में संकीर्णन होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, संकीर्णन। इस बीच में क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। ठीक, और धीरे धीरे ये 2 भागों में बढ़ जाता है और इसका जो डीएनए है जो 1 से 2 हो गया था वो डीएनए अलग अलग दोनों भागों में चला जाता है और इस प्रकार कोशिका इस प्रकार ये 2 भागों में बंटकर 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो जनन होता है, इस प्रकार का जो विखंडन होता है वो ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थिति आने पर, जो विखंडन विधि में अनुकूल परिस्थिति में आने पे, मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरिया है, जब इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये क्या करता है, अपनी कोशिका को बढ़ाने लगता है। ठीक है, जब अपनी कोशिका को बढ़ाता है तो इसका जो डीएनए है, सबसे पहले इसका जो डीएनए रिप्लिकेट होता है, यानी अपने डीएनए को क्या करता है, 1 से 2 करता है। इसी के अंदर 1 से 2 डीएनए इसी में बन जाता है। ठीक, जब डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है उसके बाद इसके मध्य में संकीर्णन होने लगता है। ठीक है, इसके मध्य में क्या होने लगता है, संकीर्णन होने लगता है, मतलब ये सिकुड़ने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे ये सिकुड़ते सिकुड़ते अलग अलग 2 भागों में पृथक हो जाता है। ठीक, अलग अलग 2 भागों में पृथक हो जाता है और इनका डीएनए दोनों भागों में अलग अलग बढ़ जाता है। इस प्रकार ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका बना लेते हैं। ठीक है, और जो इसको दूसरी कोशिका बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, तो द्विखंडन विधि में जीवाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर ये, ठीक है, जीवाणु की जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो क्या करता है, सबसे पहले अपनी कोशिका को बढ़ाने लगता है। कोशिका के आकार को बढ़ाता है। ठीक है, कब बढ़ाता है, अनुकूल परिस्थिति होने पर। ठीक है, तो ये कोशिका के आकार को बढ़ाता है। उसके बाद इनका डीएनए रिप्लिकेट होता है, यानी डीएनए 1 से 2 हो जाता है, डीएनए रिप्लिकेशन।
ठीक है। ठीक है, फिर डीएनए इनका 1 से 2 होता है। जब इनका डीएनए 1 से 2 हो जाता है तो इनके मध्य में संकीर्णन, कौन सी फ्रिक्शन, ठीक है, इनके मध्य में संकीर्णन मतलब इनका जो मध्य से ये सिकुड़ने लगता है। और धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते 1 से 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है और इनके डीएनए भी अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो दूसरी कोशिका बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, आपका दो विखंडन क्लियर हो गया। ठीक, कि जीवाणुओं में दो विखंडन किस प्रकार होता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर सबसे पहले ये अपनी कोशिका के आकार को बढ़ाता है, उसके बाद ये डीएनए 1 से 2 मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन करता है। इसमें डीएनए 102 बनते हैं। जब 1 से 2 डीएनए बन जाते हैं उसके बाद इनके मध्य में सिकुड़न आने लगती है और धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते एक कोशिका से 2 कोशिका में बट जाता है और इनके डीएनए भी दोनों कोशिकाओं में अलग अलग चला जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे मुकुलन। दूसरा है हमारा मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा बडिंग। ठीक है, बडिंग इसमें मतलब बडिंग में क्या होगा, जीवाणु की कोशिका में एक कलिका, ठीक है, मतलब एक कलिका निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। ठीक है, और ये मुकुल धीरे धीरे धीरे, ठीक है, बड़ा होकर धीरे धीरे क्या कहते हैं, बड़ा होकर विकसित होकर पूर्ण विकसित होकर जब ये धीरे धीरे बड़ा होकर और जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये हो क्या कहता है, जनक। ठीक है, जनक के जो जनक होता है उसके शरीर से ये अलग हो जाता है। ठीक, और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है। इस प्रकार का जो कहते हैं जनन होता है वो बिगिडी बैक्टीरियम में होता है। और लास्ट वाले का जो कहते हैं बडिंग जो हमारा है बाइनरी फिजन द्विविखंडन किस में होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया में। मैंने वहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। द्विविखंडन ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, और कहते हैं हमारा जो मुकुलन है वो बिगिडी बैक्टीरियम में होता है, हाइफो माइक्रोबियम में होता है। ठीक, इस प्रकार के जीवाणुओं में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें जीवाणु के शरीर से एक बड निकलता है। बडिंग में देखेंगे इसमें जो जीवाणु के शरीर से जब इसको अनुकूल परिस्थिति होती है तो इसके शरीर से एक कलिका जिसको हम लोग मुकुल बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कलिका निकलने लगती है। ठीक है, कलिका निकलती है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, मुकुल। ठीक, उसके बाद क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेट होता है। उसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन की क्रिया होती है, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद एक डीएनए यही इसी कोशिका में रहता है और जो दूसरा डीएनए होता है वो इस बड में जाने लगता है, इस बड में जाने लगता है। और जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये जनक कोशिका से अलग हो जाता है। जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये क्या करता है, ये जनक कोशिका से अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगता है। ठीक है, ये ठीक है। ठीक, सबसे पहले जब इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो इसके शरीर में क्या निकलता है, एक बड निकलता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, मुकुल बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। डीएनए
रिप्लिकेशन होता है, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। उसके बाद ये डीएनए दूसरा डीएनए बड में जाने लगता है, मुकुल में जब चला जाता है, और धीरे धीरे जब ये बड पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये अलग हो जाता है, जनक से अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार का जो जनन होता है वो बिगडी बैक्टीरियम में होता है, बैक्टीरियम में। ठीक है, इस प्रकार का जनन किस में होता है? बिगडी बैक्टीरियम में। और कहते हैं जो हमारा है बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, वो किस में होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो आपका जो ये वर्धीय है कायिक जनन कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। द्विविखंडन में ठीक है, जीवाणु अपनी कोशिका का आकार बढ़ाता है। ठीक, उसके बाद डीएनए रिप्लिकेट होता है, उसके बाद रिप्लिकेट के बाद उनमें उसके बीच में संकीर्णन होता है, और धीरे धीरे संकीर्णन धीरे धीरे सिकुड़कर 2 अलग अलग कोशिकाओं में बढ़ जाता है। बडिंग में जीवाणु के शरीर से एक बड निकलता है जिसे हम मुकुल बोलते हैं। उसके बाद इसमें डीएनए रिप्लिकेट होता है, मतलब डीएनए 1 से 2 बनता है। फिर ये जो डीएनए है वो धीरे धीरे बड में चला जाता है, और जब ये पूर्ण रूप से विकसित होता है तो जनक कोशिका से अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला जनन अलैंगिक जनन। अगला है हमारा अलैंगिक जनन, दूसरा है हमारा कायिक जनन हमने पढ़ लिया, दूसरा है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीवाणुओं में अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणुओं में अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। सबसे जो पहली विधि है अंतः बीजाणु द्वारा, अंतः बीजाणुओं द्वारा, इंडोस्पोर, इंडोस्पोर्स। ठीक है, अंतः बीजाणुओं द्वारा। जीवाणुओं में बीजाणु, ठीक है, जीवाणुओं में बीजाणु तभी बनते हैं जब जीवाणु प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में मतलब जब उसके जीने लायक परिस्थिति नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब ऐसी परिस्थिति जिसमें बीजाणु जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जीवाणुओं में बीजाणु कब बनते हैं? जब जीवाणु प्रतिकूल परिस्थिति में पहुंच जाता है और उसे पता रहता है कि इस परिस्थिति में वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ध्यान से एकदम समझिएगा कि जीवाणु में बीजाणु कब बनते हैं? तो जीवाणु में बीजाणु तब बनते हैं जब जीवाणु प्रतिकूल परिस्थिति में पहुंच जाता है और उसे पता रहता है कि इस परिस्थिति में वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नष्ट होने से पहले वे बीजाणु उत्पन्न करता है, और ये बीजाणु इस प्रतिकूल परिस्थिति को कुछ समय तक झेल लेता है। ठीक, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये अंकुरित होकर नए जीवाणु को उत्पन्न करता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा कि जीवाणुओं में बीजाणु कब उत्पन्न होते हैं। तो जीवाणुओं में बीजाणु तभी उत्पन्न होते हैं जब जीवाणु प्रतिकूल परिस्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति ऐसी परिस्थिति जिसमें जीवाणु जीवित नहीं रहते। ठीक है, तो जब जीवाणु प्रतिकूल परिस्थिति में पहुंच जाता है और उसे पता रहता है कि इस परिस्थिति में वो नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट होने से पहले वे बीजाणु उत्पन्न करता है, और ये बीजाणु उस प्रतिकूल परिस्थिति को कुछ समय तक झेल लेते हैं। ठीक, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये अंकुरित होकर नए जीवाणु को उत्पन्न करता है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। ठीक,
ठीक है, तो अंतः बीजाणु में हम लिखेंगे ये एक प्रकार के प्रतिरोधी जीवाणु हैं बैसिलस। कौन से जीवाणु में होता है ये? बैसिलस तथा क्लोस्ट्रीडियम प्रकार के जीवाणु में बीजाणु बनते हैं, इंडोस्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। ठीक है, इंडोस्पोर्स एक जटिल संरचना है तथा ये प्रतिकूल वातावरण में बनते हैं और ये प्रतिकूल वातावरण में जीवाणु की रक्षा करते हैं। ठीक है, इसका बाह्य चोल गर्म जल बर्फ रासायनिक पदार्थ तथा ऊंचे तापमान इसके बाह्य चोल में गर्म जल, बर्फ, रासायनिक पदार्थ तथा ऊंचे तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक, इंडोस्पोर्स समझ में आ गया। अंतः बीजाणु, ठीक है, ये कब बनते हैं? जब जीवाणु प्रतिकूल परिस्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, और जो इसका बाह्य चोल है, मतलब जो बीजाणु का बाह्य चोल है, ये गर्म जल, बर्फ, रासायनिक पदार्थ तथा ऊंचे तापमान, यानी जो प्रतिकूल परिस्थिति है ये उसको कुछ समय तक झेल लेता है। ठीक है, और उस प्रतिकूल परिस्थिति में ये जीवाणु की रक्षा करता है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये अंकुरित होकर जीवाणु उत्पन्न करता है। ठीक है, आपका ये पहला हो गया हमारा अंतः बीजाणुओं द्वारा। अब हमारा दूसरा है, इसी में अलैंगिक जनन में ही दूसरी विधि है कोनिडिया या कर्ण द्वारा, कोनिडिया या कर्णा द्वारा। कोनिडिया, ठीक है, लिखेंगे कुछ तंतुमय जीवाणुओं में, कुछ तंतुमय जीवाणुओं के तंतुओं में अनुप्रस्थ भित्तियां
बनने से कर्णा बनते हैं, कोनिरिया बनते हैं। जिस तंतु पर कर्णा बनते हैं वह कर्णाधार कहलाता है। कर्णा मुक्त होकर अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर नए जीवाणु बनाते हैं। ठीक है, नए जीवाणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसीज, ये कर्णाधार किसमें होता है? कर्णाद्वारा किसमें जनन होता है? स्ट्रेप्टोमाइसीज में। ठीक है, तीसरा इसमें हमारा चल बीजाणु द्वारा जू स्पोर। ठीक है, चल बीजाणु, जू स्पोर। कुछ जीवाणुओं में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है जिनसे नए बीजाणु बनते हैं। ठीक है, ये किसमें होता है? राइजोबियम जीवाणु में। उदाहरण राइजोबियम। ठीक है, चौथा है हमारा अलैंगिक जनन में पुटी द्वारा सिस्ट। इसमें लिखेंगे कुछ जीवाणुओं में कोशिका के चारों तरफ एक मोटी भित्ति निर्मित हो जाती है, जिससे कोशिका एक पुटी के रूप में बदल जाती है और अनुकूल वातावरण में ये पुटी अंकुरित होकर नए बीजाणु को उत्पन्न करता है। ठीक है, पुटी के रूप में बदल जाती है। अनुकूल वातावरण
अनुकूल वातावरण में फूटी अंकुरित होकर नए जीवाणु को उत्पन्न करता है। ठीक है, उदाहरण ये कौन से जीवाणुओं में होता है हमारा, उदाहरण है हमारा इसका एजेटोबैक्टर। ठीक, क्लियर हो गया। अलैंगिक जनन में हमारा हमने 4 पढ़ा अंतः बीजाणुओं द्वारा, कर्णा द्वारा, चल बीजाणुओं द्वारा और पुटी द्वारा। तो ये हमारा अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया है। अब हम लैंगिक जनन, जीवाणुओं में सत्य लैंगिक जनन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन जैसी एक घटना होती है जिसको हम लोग आनुवंशिक पुनर्योजन बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये जो जीवाणुओं का लैंगिक जनन है, आनुवंशिक पुनर्योजन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, नहीं तो आपका वीडियो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, है ना। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद, ठीक है, चैप्टर के बीच में नहीं, चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर करके उसके एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।